हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 1 से 7 नवंबर के करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि लास्ट वीक में हमारे पास हमें देखने को मिली। तो पहली न्यूज इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। सो इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है मेरी सहेली इनिशिएटिव। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, नाम से ही कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि ये हमारे पास सेफ्टी इंश्योर करेगा वुमेन पैसेंजर्स की, ठीक है, जो कि ऑल जोन्स में। ऑल जोन्स का मतलब क्या है? देखिए, रेलवे जो है वो जोन्स में बटी हुई है। इंडियन रेलवे की कितनी जोन्स है याद रखेंगे, देयर आर 18 रेलवे जोन्स, ठीक है। भारतीय रेलवे 18 रेलवे जोन्स में बटी हुई है और ये जो इनिशिएटिव है, ये हमारे पास एक इनिशिएटिव है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, आरपीएफ का, ठीक है। सो आरपीएफ जो है इसको एग्जीक्यूट करेगी, वुमेन पैसेंजर्स को सेफ्टी इंश्योर करेगी। आपको मैं स्टूडेंट बताना चाहूंगा, रेलवे ने कुछ टाइम पहले ही एक स्पेशल फोर्स भी हमारे पास एस्टैब्लिश की थी रेलवे में सेफ्टी के लिए, जिसको नाम दिया गया था कोरस। याद रखिएगा, कोरस। रेलवे की स्पेशल फोर्स का नाम क्या है? कोरस। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा कोरस की, कमांडो फॉर रेलवे सेफ्टी। ठीक, जी हाँ, याद रखेंगे, कमांडो फॉर रेलवे सेफ्टी। और आपको एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, सिंगल हेल्पलाइन नंबर भी रेलवे का है, वो भी आप याद रखेंगे, 139, ठीक है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है अभी आने वाले रेलवे एग्जाम में। और सीईओ कौन है इंडियन रेलवेज के? वो हैं विनोद कुमार यादव जी, ठीक है। याद रखेंगे, हु इज द करंट सीईओ ऑफ इंडियन रेलवेज? विनोद कुमार यादव। चलिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा जल्दी से। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, हाँ जी, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। ओके, ज्यादातर बच्चों ने गोरखपुर आंसर दिया होगा, जो कि गलत है। क्यों? आपको बताना चाहूंगा। राइट नाउ अभी आपने याद रखना है कि कर्नाटक में हमारे पास एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हमारे पास हुबाली, ठीक है। ये जो रेलवे स्टेशन है, इसका प्लेटफॉर्म अब सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कंसिडर किया जाएगा, अराउंड 1400 मीटर, ठीक है। सो ये एक सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म अब कंसिडर किया जाएगा इन द इंडियन रेलवे। सो डू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020, सो पाई। देखिए, हमारे पास पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बेस्ट गवर्न स्टेट के बारे में बात की गई कि भारत में सबसे अच्छे लेवल पर स्टेट्स को गवर्न कहां किया जाता है। एक तो आप याद रखेंगे गुड गवर्नेंस डे, हमारे पास 25 दिसंबर को हम इंडिया में ऑब्जर्व करते हैं गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। किसकी याद में? इन द मेमोरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो यहां पर बेस्ट गवर्न स्टेट्स के बारे में बात की गई थी। बड़ी स्टेट में सबसे नंबर 1 जो स्टेट रही वो रही केरला, ठीक है। नंबर 1 स्टेट कौन सी रही? केरला। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें, गोवा, ठीक है। गोवा इमर्जेस बेस्ट गवर्न स्टेट इन द स्मॉल स्टेट कैटेगरी। स्मॉल स्टेट कैटेगरी में यूटीज में बात करें तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपको पता ही है कि एक बहुत ही खूबसूरत शहर, जो कि वेल प्लान्ड हमारे पास सिटी भी कंसिडर किया जाता है। तो बेस्ट हमारे पास गवर्न यूटी रहा चंडीगढ़। तो ये हमारे पास रैंकिंग किसके द्वारा दी गई? पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो हमारे पास आया है वो किसकी तरफ से आया है? पीएसी की तरफ से, दैट इज पब्लिक अफेयर सेंटर। ये एक थिंक टैंक है, ठीक है। याद रखिएगा, हमारे पास नॉन प्रॉफिट रिसर्च थिंक टैंक है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है। पीएसी का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है और इसकी तरफ से ये इंडेक्स दिया गया है। ओके, चलिए आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ये हमने चंडीगढ़ की बात की और चंडीगढ़ को डिजाइन करने वाले हमारे पास जो आर्किटेक्ट थे वो थे ली कॉर्बूजियर, ठीक है, जो कि हमारे पास स्विट्जरलैंड बोर्न फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, ठीक है, ली कॉर्बूजियर। ओके, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ली कॉर्बूजियर की वो ऐसी कौन सी बुक है जिससे रेफरेंस लेते हुए उन्होंने चंडीगढ़ को डिजाइन किया है। ली कॉर्बूजियर ने वो कौन सी बुक लिखी थी जिसमें से उन्होंने रेफरेंस लिया और चंडीगढ़ में उस सिस्टम को उन्होंने कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, ली कॉर्बूजियर की एक बहुत ही फेमस बुक थी जिसका नाम था रेडिएंट सिटी। बुक का नाम याद रखेंगे, रेडिएंट सिटी। और इस बुक से रेफरेंस लेते हुए आगे चलकर चंडीगढ़ को कहीं ना कहीं डिजाइन किया गया। तो याद रखिएगा, आर्किटेक्ट का नाम भी मैंने आपको बता दिया, चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट थे ली कॉर्बूजियर और उनकी बहुत फेमस बुक थी रेडिएंट सिटी। नेक्स्ट हमारे पास डेडलाइन एक्सटेंडेड अंडर विविड से विश्वास स्कीम। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, भारत में
जो हमारे पास इनकम टैक्स है उसकी कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सीबीडीटी की। व्हाट इज सीबीडीटी? दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर एक्सटेंशन दी है विविड से विश्वास स्कीम के तहत। जो भी टैक्स डिस्प्यूट है, टैक्स को लेकर हमारे पास जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के रिगार्डिंग। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, आपको पहले तो ये याद रखना है कि विविड से विश्वास स्कीम हमारे पास कौन से हमारे पास डिपार्टमेंट की स्कीम है। सो दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के करंट चेयरमैन कौन है, उनका नाम याद रखिएगा, पीसी मोदी। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के करंट चेयरमैन कौन है, पीसी मोदी। सो डू रिमेंबर द नेम। तो यहां पर जो एक्सटेंशन है वो बढ़ा दी गई है, फ्रॉम 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर कर दी गई है 31 मार्च 2021। एक्सटेंशन दी गई है इस स्कीम के तहत, ताकि अपना जो भी टैक्स डिस्प्यूट है, टैक्स को लेकर जो भी झगड़ा वगैरह चल रहा है, उसको आप कहीं ना कहीं सेटल कर सके। देखिए भारत में जो इनकम टैक्स था, मैं पहले भी क्लासेस में बता चुका हूं कि जेम्स विल्सन, ये स्कॉटलैंड से थे, इन्होंने भारत में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए काम किया था। अंग्रेजों के थ्रू इन्होंने भारत में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था जेम्स विल्सन ने। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए, इनकम टैक्स इज गवर्न्ड बाय विच एक्ट राइट नाउ इन इंडिया? इनकम टैक्स इज गवर्न्ड बाय विच एक्ट? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे इसको गवर्न किया जाता है इनकम टैक्स को भारत में थ्रू द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू भारत में इनकम टैक्स को गवर्न किया जाता है। ठीक है, सो ये एक्ट याद रखेंगे। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट परिवर्तन। देखिए एक हमारे पास पीएसयू है, पीएसयू यानी कि गवर्नमेंट की एक अंडरटेकिंग, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एक ऐसी कंपनी जो हमारे पास एविएशन सेक्टर में डील करती है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कहीं ना कहीं डिफेंस इक्विपमेंट के लिए काम करती है। तो उसने यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 400 करोड़ का फॉर अ पीरियड ऑफ 9 ईयर्स विद टेक महिंद्रा, जो भारत की एक बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है, ताकि यहां पर रिसोर्स प्लानिंग की जा सके। प्रोजेक्ट्स जो है वो जो सिस्टम हमारे पास अभी एचएएल के अंदर चल रहा है उसको कहीं ना कहीं अपग्रेड किया जा सके। ठीक है, तो एचएएल क्या करेगा, स्ट्रीमलाइन, एचएएल के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, स्टैंडर्डाइज किया जा सके। ओके, चलिए जी, आपको मैं थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं। जब हम एचएएल की बात करते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो एक बड़े पीएसयूज में से एक है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, बेंगलुरु में। और याद रखिएगा, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एचएएल? एचएएल के करंट चेयरमैन कौन है, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में। सो वो है आर माधवन, नाम याद रखिएगा, आर माधवन। टेक महिंद्रा की बात करते हैं तो टेक महिंद्रा भी बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। और इसके करंट जो चेयरमैन है वो है आनंद महिंद्रा। ठीक है, चेयरमैन का नाम भी आप याद रखेंगे। टेक महिंद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आनंद महिंद्रा जो है वो इसके करंट चेयरमैन है। और अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, भारत में कई सारी चीजों के बारे में काम करता है एचएएल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज एचएएल से रिलेटेड क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से रिलेटेड क्या है कि भारत का इकलौता फाइटर प्लेन जो भारत ने खुद मैन्युफैक्चर किया है, एलसीए तेजस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम हमारे पास एचएएल करता है। ठीक है, भारत का इकलौता इंडिजिनसली बिल्ट फाइटर एयरक्राफ्ट वो कौन सा है, एलसीए तेजस। एलसीए मींस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसको बनाने का काम कौन करता है, एचएएल। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया फर्स्ट एवर ई रिसोर्स सेंटर, न्याय कौशल। अब देखिए ध्यान समझिएगा, हमारे जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आपको पता होना चाहिए कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, इन्होंने एक नया यहां पर सिस्टम इनोग्रेट किया न्याय कौशल के नाम से, इंडिया फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर एंड वर्चुअल कोर्ट, एक तरह से वर्चुअल कोर्ट है फॉर द महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट। तो आपने याद रखना है ई रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल कोर्ट किसके लिए इन्होंने इनोग्रेट किया है, महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, वो यहां इसके थ्रू हम कहीं ना कहीं हैंडल कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली यहां पर जो ऑल द ट्रैफिक चलान है, केसेस हैं महाराष्ट्र के, वो यहां पर कहीं ना कहीं डील किए जा सकेंगे। तो हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, हमारी सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास सबसे उच्च पद पर आसीन है। जब भी हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो एक बात याद रखना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में कि मैक्सिमम जजेस कितने हो सकते हैं, 33+1। ठीक है, राइट नाउ हमारे पास कितने जजेस की वैकेंसी, एक तरह से पोस्ट यहां पर है, सो देयर आर 34 जजेस। 34 जजेस की पोस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि कौन है, शरद अरविंद बोबडे। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज
डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, एलिजिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? याद रखेंगे आर्टिकल 124, ठीक है। आर्टिकल 124 में हमारे पास ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पॉलिटी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 670 करोड़ रुपीस टू आरआरबीज। व्हाट इज आरआरबी? दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, जिनको हिंदी में हम ग्रामीण बैंक बोलते हैं। देखिए ग्रामीण बैंकों के स्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए जो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे पास केंद्र सरकार है, उसने कहा है वो 670 करोड़ रुपए प्रोवाइड करेंगे। देखिए बेसिकली यहां पर किया क्या जा रहा है, यहां पर CRAR को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, दैट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। पहले तो आप CRAR की फुल फॉर्म याद रखेंगे, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। बैंकों को ये जो CRAR है मेंटेन करना होता है अकॉर्डिंग टू द बेसल नॉर्म्स, ठीक है। हमारे पास बेसल नॉर्म्स हैं बैंकिंग सेक्टर को स्टेबलाइज करने के लिए, याद रखेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग बैंकों को CRAR मेंटेन करना होता है। याद रखेंगे राइट नाउ भारत में कितने आरआरबीज हैं, कि ये क्वेश्चन भी हो जाता है। राइट नाउ भारत में 43 आरआरबीज हैं। कितने आरआरबीज हैं, कितने ग्रामीण बैंक हैं? 43 ग्रामीण बैंक हैं। देखिए ग्रामीण बैंक के बारे में बात करूं तो 1975 से ग्रामीण बैंकों ने भारत में काम करना शुरू कर दिया था। और अभी यहां पर न्यूज क्या आई है कि ग्रामीण बैंकों में CRAR की वैल्यू जो है वो मेंटेन करने के लिए कैपिटल, यहां पर 9% मेंटेन करने के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन करने की गवर्नमेंट ने बात की है 670 करोड़ की। तो आप यहां पर अमाउंट भी याद रखेंगे। चलिए आपको कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूं। हमारे पास नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पर, याद रखिएगा, नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पर हमारे पास भारत में आरआरबी जो है वो एस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है। 1975 में पहला आरआरबी एस्टेब्लिश हुआ था जिसका नाम था प्रथम ग्रामीण बैंक, ठीक है, इसका नाम था प्रथम ग्रामीण बैंक। और आपको पता होना चाहिए हर एक ग्रामीण बैंक में हमारे पास शेयर होल्डिंग्स जो है वो फिक्स होती हैं, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की 50% शेयर होल्डिंग होती है, स्टेट गवर्नमेंट की रहती है 15%, और स्पॉन्सर बैंक होता है, स्पॉन्सर बैंक की शेयर होल्डिंग होती है 35%। तो प्रथम ग्रामीण बैंक में स्पॉन्सर बैंक था हमारे पास सिंडिकेट बैंक। प्रथम ग्रामीण बैंक देश का पहला ग्रामीण बैंक था, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश से अपनी सर्विसेज स्टार्ट करता है। और इसमें स्पॉन्सर बैंक कौन था? इसमें स्पॉन्सर बैंक था सिंडिकेट बैंक, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें स्पॉन्सर बैंक था सिंडिकेट बैंक, लेकिन सिंडिकेट बैंक तो अब मर्ज हो चुका है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से वही है, बिल्कुल सिंपल सा, कि आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सिंडिकेट बैंक को रिसेंटली गवर्नमेंट ने किस बैंक में मर्ज किया है। आप स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिंडिकेट बैंक को किस बैंक में मर्ज किया है। ओके याद रखिए स्टूडेंट, कैनरा बैंक, ठीक है, सिंडिकेट बैंक, ठीक है, सिंडिकेट बैंक को हमारे पास आपको पता होना चाहिए कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास बुक्स को लेकर दो न्यूज है हमारे पास। बुक का नाम याद रखेगा, दैट इज पैंडोमियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, उसको लेकर एक बुक आई है, ठीक है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे पास ऐसी बुक्स को लेकर पूछा जाता है, ऑथर कौन है, दैट इज तमल बंदोपाध्याय, ठीक है। सो बुक का नाम आप याद रखिएगा और राइटर का नाम याद रखिएगा, ओके। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें बुक द एज ऑफ पेंडेमिक, ठीक है, और 1817 से 1920 के बीच में जो भी पेंडेमिक आए हैं उनको लेकर हमारे पास ये बुक लिखी गई है, हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास चिन्मय तुम्बे की एक बुक है। तो बुक्स के नाम आप सीधा सीधा याद रखिएगा। पिछले हफ्ते में ये दो इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो हमें देखने को मिली। बुक्स को लेकर सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राइटर का नाम जनरली, ओके। नेक्स्ट हमारे पास मिशन सागर 2, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज। तो इंडियन नेवी की एक शिप, दैट इज इंडियन नेवल शिप एरावत, ठीक है, तो हमारे पास वो पोर्ट सुडान में एंटर कर चुकी है। तो उसने 100 टन ऑफ फूड एड जो है वो मिशन सागर 2 के तहत, ठीक है, मिशन सागर 2 के तहत प्रोवाइड किए। देखिए हमारा एक मिशन सागर चल रहा है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। मिशन सागर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इंडियन ओशन में कंट्रीज हैं
उनकी कहीं ना कहीं हेल्प करना, ठीक है। इंडियन ओशन में जो कंट्रीज हैं उनकी कहीं ना कहीं हेल्प करना और अल्टीमेटली इंडिया के जो रिलेशन हैं उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करना। तो ये आप छोटा सा पॉइंट जो है वो याद रखेंगे। पेपर में स्टूडेंट एक चीज मैं और आपको बता दूं कि आपसे सागर की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो सागर की जो फुल फॉर्म है वो आप याद रख लेंगे। तो अगर हम बात करें यहां पर सागर की फुल फॉर्म की, तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, फुल फॉर्म आप याद रख लेंगे, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम चल रहा है, तो पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। तो मिशन सागर 2 के तहत हमने अभी फूड जो है 100 टन फूड जो है वो सप्लाई किया है। अब देखिए यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि इन कंट्रीज की इस सागर 2 के तहत इंडिया हेल्प कर रहा है। उसमें हमारे पास कुछ कंट्रीज आती हैं, एक तो है सूडान, साउथ सूडान, डिजाबाउटी, रटीरिया, इन सब कंट्रीज की कहीं ना कहीं इंडिया हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली हमारा फोकस ये चल रहा है कि इंडियन ओशन में इंडिया जो अपनी प्रेजेंस है उसको फुट होल्ड को स्ट्रॉन्ग करे, ताकि चाइना को कहीं ना कहीं टैकल किया जा सके। अब एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा, हमारे पास एक ग्रुप है, चलिए क्वेश्चन भी आपसे मैं पूछ ही लेता हूं लगे हाथ, कि हमारे पास देयर इज अ ग्रुप दैट इज इंडियन ओशन कमीशन, ठीक है। बेसिकली एक ग्रुप है 5 कंट्रीज का, दैट इज नोन टू बी इंडियन ओशन कमीशन, ठीक है। तो इस ग्रुप के बारे में आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके टोटल 5 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है ऑल्दो, लेकिन इंडिया यहां पर इन मेंबर कंट्रीज की हेल्प करने की कोशिश करता है। आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में अगर किसी को पता है, मालूम है, तो बता दीजिए कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओशन कमीशन। आप जरा कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओशन कमीशन। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो इसका हेडक्वार्टर है वो है पोर्ट लुइस में, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है, करेक्ट आंसर है हमारे पास पोर्ट लुइस, ठीक है। पोर्ट लुइस में हेडक्वार्टर है इंडियन ओशन कमीशन का, और ये मॉरिशस में है, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, यहां पर जो मेंबरशिप है वो 5 कंट्रीज के पास है। वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी है जो इंडियन ओशन कमीशन की मेंबर है? देखिए मॉरिशस तो ऑब्वियसली मेंबर हो ही गया क्योंकि पोर्ट लुइस में तभी इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा कोमोरोस, ठीक है, मेडागास्कर, रियूनियन आइलैंड्स और सेशल्स आइलैंड, ठीक है। आपको बता दूं स्टूडेंट, यहां पर नाम मैं लिख ही देता हूं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इन कंट्रीज के इंडिया स्पेशली हेल्प कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कोमोरोस, ठीक है, मेडागास्कर, ठीक है, मॉरिशस, मॉरिशस के अलावा हमारे पास अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास जो कंट्री आ जाती है रियूनियन आइलैंड, रियूनियन आइलैंड है हमारे पास, ठीक है, और सेशल्स। तो ये जो कंट्रीज हैं ये हमारे पास याद रखिएगा इंडियन ओशन कमीशन में मेंबर हैं, 5 कंट्रीज हैं, और इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। वाटर रिस्क बाय 2050 हमारे पास WWF की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। सो व्हाट इज WWF? व्हाट इज WWF? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड जो है हमारे पास, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। उसने एक हमारे पास रिपोर्ट यहां पर दी है, तो उस रिपोर्ट को हम थोड़ा सा आगे यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर आप रिपोर्ट को समझिए। इन्होंने वाटर रिस्क की बात की है कि वर्ल्ड में आने वाले टाइम में 2050 तक बहुत सी ऐसी सिटीज होंगी जो वाटर रिस्क को फेस करेंगी। अब देखिए ये एक चीज है जो कंफर्म है आने वाले टाइम में, जिसमें 30 इंडियन सिटीज भी शामिल हैं। वर्ल्ड के 100 शहरों में लगभग 30 इंडियन सिटीज शामिल है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि वाटर रिस्क इंडेक्स में भारत की कितनी सिटीज हैं जिनमें वाटर को लेकर इनसिक्योरिटी होने वाली है, ठीक है। सो दैट इज 30 इंडियन सिटीज। और इस लिस्ट को टॉप किसने किया इंडिया की तरफ से? वो है जयपुर। जयपुर राजस्थान में बहुत बड़े लेवल पे आपको पानी की कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद इंदौर मध्य प्रदेश, थाने महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो हैं आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। देखो इसमें मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा जो इसी से कहीं ना कहीं लिंक है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि हर घर पानी पहुंचे, तो इसीलिए हमने एक स्कीम शुरू की है, हर घर जल, ठीक है। स्पेशली रूरल एरियाज में टैप ड्रिंकिंग वाटर जो है सप्लाई हो सके। हर घर जल का टारगेट क्या है कि बाय 2024 टू सप्लाई टैप ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। हर घर जल के थ्रू टू प्रोवाइड टैप ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2024।
4। सो डू रिमेंबर दैट पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। और गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने हर घर जल के मिशन को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। 2024 तो भी बहुत दूर है, लेकिन गोवा पहली भारत की ऐसी स्टेट बन गया है जिसने अपने हर घर में, अपने हर गांव के हर घर में लगभग टैप ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई जो है वो कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट आप याद रखेंगे। वर्ल्ड वाटर डे भी याद रखेंगे। वर्ल्ड वाटर डे जो होता है हमारे पास, वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इसको लेकर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सो वर्ल्ड वाटर डे हमारे पास ऑब्जर्व किया जाता है 22 ऑफ मार्च को। ठीक है, 22 ऑफ मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, जब भी वाटर की बात होती है तो आपने याद रखना है कि भारत की कई सारी महत्वपूर्ण नदियां, और उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है ब्रह्मपुत्र। तो एक क्वेश्चन मैं ऐसा अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर। आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ब्रह्मपुत्र रिवर कौन से ग्लेशियर, चाइना से ओरिजिनेट होती है तसांगपो, लेकिन कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर। ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट, ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम आंगसी ग्लेशियर। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम आंगसी ग्लेशियर। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर फॉर अस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एसबीआई बिकेम द फर्स्ट कॉर्पोरेट पार्टनर ऑफ ईडीएक्स फ्रॉम इंडिया। देखिए अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, स्किल डेवलप द स्किल सेट्स ऑफ द कैरियर ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की है ईडीएक्स के साथ, जो कि एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो ईडीएक्स के बारे में याद रखिएगा, एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो जो हमारे पास काम करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड विदाउट एनी प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर उसने एसबीआई के साथ एक टाई अप किया है। ठीक है, सो एसबीआई क्या करेगा, हमारे पास अपने थ्रू इसकी जो पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेंथन करेगा और कहीं ना कहीं इसको इंडिया में आगे बढ़ने का मौका प्रोवाइड करेगा। सो एसबीआई की जब मैं बात करता हूं, याद रखिएगा अश्विनी भाटिया को रिसेंटली एमडी अपॉइंट किया गया था। ठीक है, रिसेंट न्यूज थी हमारे पास कि अश्विनी भाटिया जो है वो हमारे पास नए एमडी बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, और इसका जो ओल्ड नेम था मैं बहुत बार क्लास में बता चुका हूं, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत बार हम बात कर चुके हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, एक अच्छा क्वेश्चन। अभी हमारे पास मार्च अप्रैल में एसबीआई ने अनाउंसमेंट की थी कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कोविड-19 से देश की अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए खर्च करेगा। तो आपसे मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। एसबीआई, आप क्वेश्चन का आंसर जरा कीजिएगा मुझे सोच समझ के। एसबीआई टू प्रोवाइड हाउ मच % ऑफ इट्स एनुअल प्रॉफिट टू टैकल कोविड-19। एसबीआई टू प्रोवाइड हाउ मच % ऑफ इट्स एनुअल प्रॉफिट टू टैकल कोविड-19। ओके, याद रखिएगा करेक्ट आंसर है 0.25%। तो एसबीआई ने क्या कहा था कि वो अपने प्रॉफिट का 0.25% जो हिस्सा है वो खर्च करेगा किसके ऊपर, वो खर्च करेगा 2019-20 का जो प्रॉफिट हुआ था वो खर्च करेगा कोविड-19 से जो देश सफर कर रहा है उसको बाहर निकालने को लेकर। ठीक है, सो ये छोटा सा पॉइंट जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो देखिए बहुत अच्छी चीज, हमारे पास एचडीएफसी बैंक जो भारत का एक लीडिंग प्राइवेट बैंक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो उसको यहां पर वोट किया गया है मोस्ट आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल कंपनी इन द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर। तो एक अच्छी चीज है कि हम प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी थोड़ा कुछ भरोसा कर सकते हैं। सो एचडीएफसी गिवन द ओनर सेकंड कंसेक्टिव ईयर, तो लगातार दूसरी बार एचडीएफसी को ये ओनर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा पॉइंट जो है याद रखेंगे। ओके, ये हमारे पास पोल कंडक्ट किसने किया था, दैट इज एशिया मनी। ठीक है, हमारे पास ये पोल किसने कंडक्ट किया था, एक पोल कंडक्ट किया गया था, पोल कंडक्ट किया गया था बाय द एशिया मनी। चलिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एचडीएफसी, अगर हम इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन बात करें, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है भारत का, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। और इसके एचडीएफसी बैंक के बारे में एक तो हेडक्वार्टर तो सबको पता ही होगा, हेडक्वार्टर इन मुंबई। ठीक है, एमडी का नाम याद रखिएगा। ठीक है, एमडी कौन है इसके, तो वो है शशिधर जगदीशन। ठीक है, सो डू रिमेंबर द नेम ऑफ द एमडी ऑफ एचडीएफसी बैंक। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन जो आपको
पता होना चाहिए, ठीक है। 1994 से 1994 से इसने हमारे पास काम करना शुरू किया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे कब से काम करना शुरू किया था हमारे पास, 1994 से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया स्पॉन्सर्ड न्यूक्लियर डिसआर्मेंट रेजोल्यूशंस। देखिए, भारत के पास नो डाउट न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन भारत शुरू से ही एक बात कहता आया है, अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। भारत क्या चाहता है, देखिए हमारे पास वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया पे प्रेशर बनाती है कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ दो। इंडिया क्या बोलता है कि हम हमेशा रेडी हैं अपने न्यूक्लियर वेपन छोड़ने के लिए, लेकिन पहले पूरे वर्ल्ड से न्यूक्लियर वेपन सरेंडर करो, वी आर ऑल टाइम रेडी। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास यूएन के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग 5 कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन रखने की आजादी है। वो है यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, ठीक है। यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, तो इन 5 कंट्रीज को आजादी है हमारे पास कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन रखने की। सो डू रिमेंबर दैट थिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट कि इन 5 कंट्रीज को हमने यहां पर स्टार्टिंग से बोला हुआ है कि आप न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं, ठीक है। बट एक हमारे पास यहां पर एक प्रॉब्लम हो जाती है कि इंडिया को यहां पर आजादी इस चीज को लेकर नहीं दी गई। तो देखो स्टूडेंट, आगे भी समझने की कोशिश करो। इंडिया ने यहां पर 2 रेजोल्यूशन दिए हैं। एक तो है कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, कि एक तो न्यूक्लियर वेपन्स के यूज करने पे ही पाबंदी होनी चाहिए, और रिड्यूसिंग द न्यूक्लियर डेंजर अंडर द न्यूक्लियर वेपन क्लस्टर। तो इंडिया क्या चाहता है कि सारी कंट्रीज जो है न्यूक्लियर वेपन्स को कहीं ना कहीं डिसबैन कर दें, इनको यूज बंद कर दें। तो ये चीज समझने की आप कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर अवर एग्जाम। देखिए, ये सब हमने रेजोल्यूशन दिया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है, ठीक है। सो डू रिमेंबर, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज आल्सो नोन एज वर्ल्ड पार्लियामेंट। इसमें 193 मेंबर कंट्री होते हैं, और हमारे पास हर कंट्री का इक्वल वोट और इक्वल पार्टिसिपेशन रहता है, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूं स्टूडेंट कि अभी राइट नाउ इसके प्रेसिडेंट कौन है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो वो है नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वोल्कन बोस्कीर, ठीक है, ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बस ये बता दीजिए कि वोल्कन बोस्कीर कौन सी कंट्री से हैं जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के राइट नाउ प्रेसिडेंट है। आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बता दीजिए कि वोल्कन बोस्कीर हमारे पास कौन सी कंट्री से हैं जो राइट नाउ प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। ओके, तो स्टूडेंट याद रखेंगे ही इज फ्रॉम टर्की, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आप याद रखेंगे कौन सी कंट्री से हैं, तो ही इज फ्रॉम टर्की, टर्की से हैं ये, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट, एनपीसीआई लॉन्च्ड रुपे फेस्टिवल कार्निवल। देखिए, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो बॉडी जो भारत में डिजिटल रिटेल बैंकिंग सिस्टम को, या डिजिटल रिटेल पेमेंट सिस्टम को, डिजिटल रिटेल पेमेंट सिस्टम को कहीं ना कहीं कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करती है। तो इसके बारे में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एनपीसीआई को हमारे पास मेन जो टारगेट रहता है वो क्या रहता है, डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना। तो रुपे कार्ड जो है एनपीसीआई की तरफ से लॉन्च किया गया था, तो यहां पर इन्होंने इसका यूजेज प्रमोट करने के लिए रुपे फेस्टिव कार्निवल एक फ्लैगशिप कैंपेन यूज की है, जहां पर बेसिकली एडवांटेज मिलेगी जो रुपे कार्ड होल्डर हैं। सो व्हाट इज रुपे, पहले बात तो आप ये याद रखेंगे रुपे है क्या। सो रुपे इज व्हाट, रुपे इज अ पेमेंट गेटवे। सो रुपे इज व्हाट, रुपे इज अ पेमेंट गेटवे। रुपे एक पेमेंट गेटवे है, ठीक है, रुपे एक पेमेंट गेटवे है, तो याद रखिएगा। सो यहां पर आप बेनिफिट्स देखिए, कुछ कस्टमर्स को यहां पर दिए जाएंगे। चलिए रुपे कार्ड की मैं बात करूं तो एक ही इंडियन पेमेंट गेटवे था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम चाहते हैं कि ये वीजा और मास्टर कार्ड जैसे कार्ड की तरह पूरा वर्ल्ड फेमस हो जाए, पूरे वर्ल्ड में चले। लेकिन राइट नाउ अभी ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अभी कुछ ही कंट्रीज में चल सकता है। तो मैं आपसे सीधा सीधा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि जो हमारे पास रुपे है उसको आप इंडिया के अलावा और कितनी कंट्रीज में यूज कर सकते हो। रुपे कार्ड हमारे पास इंडिया के अलावा और कितनी कंट्रीज में इसको यूज किया जा सकता है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। रुपे कार्ड कैन बी यूज इन हाउ मेनी कंट्रीज। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रुपे कार्ड कैन बी यूज्ड इन 5 कंट्रीज, ठीक है। रुपे कार्ड को 5 कंट्रीज में यूज किया जा सकता है। सबसे पहले सिंगापुर, ठीक है, फिर भूटान, यूएई, बहरीन एंड सऊदी अरेबिया। डू रिमेंबर द नेम,
ठीक है, मैं नाम आपको एक बार जल्दी से रिकॉल करा देता हूं। ठीक है, सिंगापुर में आप इसको यूज कर सकते हो रुपए कार्ड को। ठीक है, भूटान में यूज कर सकते हो, यूएई में यूज कर सकते हो, बहरीन में यूज कर सकते हो, सऊदी अरेबिया में यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। देखिए हुआ क्या है कि हमारे पास ड्यूरिंग द जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन दिलीप रथ, ठीक है, दिलीप रथ जो भारत से हैं और चेयरमैन हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के, एनडीडीबी के चेयरमैन हैं, उनको हमारे पास आईडीएफ में एक तरह से मेंबर अपॉइंट कर दिया गया इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में। सो एक इंडियन को, अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, एक इंडियन जो दिलीप रथ है उनको इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में एक मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है, और दिलीप रथ इसके अलावा एनडीडीबी के भी चेयरमैन हैं। तो दो इंपॉर्टेंट पोजीशंस ये होल्ड कर रहे हैं दिलीप रथ जी। देखिए ये दूसरे इंडियन हैं जिनको आईडीएफ बोर्ड में जगह मिली है, इस चीज को आप याद रखिएगा। इससे पहले डॉक्टर अमृता पटेल जो हैं फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एनडीडीबी, उनको भी यहां पर एज अ मेंबर जगह दी गई थी। देखिए जब हम मिल्क की बात करते हैं तो इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री के रूप में जाना जाता है, ऑल्दो एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है। लेकिन आप कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, एक तो हमारे पास वर्ल्ड मिल्क डे याद रखिएगा, ठीक है, अगर हम यहां पर याद रखें वर्ल्ड मिल्क डे, ये हमारे पास 1 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, 1 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, और मिल्क में भी अगर हम बात करें, आजकल काउ मिल्क के ऊपर पूरे वर्ल्ड का फोकस चल रहा है हमारे पास। ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि जो काउ मिल्क है वो ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू जो देसी, बेसिकली इवन बेटर टू से जो देसी काउ मिल्क है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए आपसे मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं साइंस से रिलेटेड। काउ मिल्क इज स्लाइटली येलोइश इन कलर। ठीक है, जो काउ मिल्क है दैट इज स्लाइटली येलोइश इन कलर, वो स्लाइटली येलोइश होता है कलर में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमारे पास ये जो येलोइश कलर होता है काउ मिल्क का, ये क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच सब्सटेंस। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। द कलर ऑफ काउ मिल्क इज स्लाइटली येलोइश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो याद रखिएगा दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। कैरोटीन की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास ये येलोइश कलर का होता है। ठीक है, तो एविडेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्शन, एक और डेयरी से रिलेटेड न्यूज हमारे पास। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें पता चला है कि डेयरी प्रोडक्शन हमारे पास कहीं ना कहीं एग्जिस्ट किया करती थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया एंड कनाडा फाउंड द एविडेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्शन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये कहां पे मिला है? द स्टडी वाज कैरिड आउट इन 15 शेड्स ऑफ पॉटरी फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल साइट एट कोटड़ा। ठीक है, कोटड़ा हमारे पास कहां है? गुजरात में। तो कोटड़ा गुजरात में हमारे पास ये जो रिसर्च वर्क है वो हमारे पास कंडक्ट किया गया है। हमने अर्दन वेसल्स को, जो हमारे पास मिट्टी के बर्तन थे, उनको स्टडी करके ये चीज फाइंड आउट की है। तो आपने याद रखना है, एक तो कोटड़ा हमारे पास साइट कहां पर है, दैट इज इन गुजरात। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। गुजरात की कई सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट बहुत फेमस है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जब आप एंशिएंट हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ठीक है, और यहां पर पिक्टोरियल स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था। याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था? पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। ठीक है, पिक्चर्स का यूज करते थे हम। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास, गुजरात की कौन सी ऐसी साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमारे पास जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है? जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, द करेक्ट आंसर इज धोलावीरा। धोलावीरा एक साइट है हमारे पास गुजरात में, जो इंडस वैली की साइट है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो डू रिमेंबर दैट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है 400 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द स्टेट। तो आंध्र प्रदेश जो हमारे पास स्टेट है, वहां की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 400 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे पूरे स्टेट में, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा सके। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि चार्जिंग स्टेशन अगर ना हो और बीच में गाड़ी बंद पड़ जाए तो वो क्या करेंगे? तो यहां पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश ने एक पॉजिटिव स्टेप लिया है। आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है फेम 2 के नाम से, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। फेम की फुल फॉर्म याद रखेंगे, दैट इज फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो डू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ फेम, दैट इज फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फेम की फुल फॉर्म। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, कितना पैसा एलोकेट किया गया है? 10,000 करोड़। सो ये भी आपने याद रखना है। इसका टारगेट क्या है कि आने वाले कुछ सालों में, आने वाले सालों में यानी कि बाय 2030
2030 तक जो नए व्हीकल सेल आउट हो, यहां पर टारगेट क्या है गवर्नमेंट का, 2030 तक जो नए व्हीकल सेल आउट हो, स्पेशली कार्स, उसमें 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। सो दैट इज द टारगेट, अल्टीमेट टारगेट ऑफ फेम स्कीम। सो फेम 2 स्कीम का टारगेट याद रखेंगे कि 2030 तक गवर्नमेंट चाहती है कि 30% जो नए व्हीकल बिके वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने का हमारे पास काम चल रहा है और आंध्र प्रदेश ने इसमें एक पॉजिटिव स्टेप लिया है। आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि लैम्बोर्गिनी जो विश्व की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कार निर्माता कंपनी में से एक है, लैम्बोर्गिनी ने इंटरेस्ट दिखाया कि वो आंध्र प्रदेश के अंदर एक प्लांट लगाना चाहती है इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर ऐसा हो पाया, ये द हिंदू की न्यूज थी, अगर ऐसा हो पाया तो बहुत जल्द ही हमें एक बहुत ही गेम चेंजर सिस्टम देखने को मिलेगा। चलिए आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर ही क्वेश्चन पूछूंगा। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि विच इंडियन स्टेट डिसाइडेड टू सेट अप अ पार्क फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। विच इंडियन स्टेट डिसाइडेड टू सेट अप अ पार्क स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब कि एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक स्पेशल एरिया डेजिग्नेट किया है, कौन सी स्टेट ने? तो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट तमिलनाडु। तमिलनाडु ने क्या कहा है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क जो है वो एस्टेब्लिश करेगा और जिसमें 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का आने का अनुमान है। ठीक है, 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो आपने याद रखना है कौन सी स्टेट ने एक हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क एस्टेब्लिश करने की बात कही है, सो दैट इज तमिलनाडु। और कौन सी स्टेट ने कहा है कि वो 400 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाएगा, तो वो है आंध्र। सो 2 अलग अलग क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास चाचा चौधरी नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम। अब देखो स्टूडेंट समझने की कोशिश करना, यहां पर नमामि गंगे, देखो गंगा की साफ सफाई की बात ना जब से हम आजाद हुए तब से चल रही है, लेकिन आज तक गंगा साफ नहीं हो पाई। तो यहां पर एक 3 डे लॉन्ग एक गंगा उत्सव ऑब्जर्व किया गया था 2 नवंबर से 4 नवंबर। और यहां पर क्या कहा गया कि हमारे पास, आप याद रखिएगा कि चाचा चौधरी को हमारे पास एज अ एम्बेसडर हम नियुक्त करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास गंगा को लेकर जो इनिशिएटिव चल रहे हैं उसको लेकर यहां पर। तो आपको मैं थोड़ा सा कुछ 1-2 पॉइंट्स और यहां पर बताना चाहूंगा। देखो गंगा इंडिया में आप नेशनल रिवर के स्टेटस में जानी जाती है और गंगा के अंदर आपको मिलेगी गंगैटिक रिवर डॉल्फिन, जो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। तो सीधा सीधा 2 क्वेश्चन हमारे पास यही हो गए। ठीक है, गंगा के अंदर ही आपको मिलेगी गंगैटिक डॉल्फिन जो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। सो डू रिमेंबर बोथ पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एक छोटा सा पॉइंट मैं और आपको बताना चाहूंगा, अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने हमारे पास मार्च अप्रैल में 3,000 करोड़ रुपए जो हैं वो सैंक्शन किए हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड अ लोन ऑफ रुपीज 3,000 करोड़। ठीक है, डू रिमेंबर अ लोन ऑफ रुपीज 3,000 करोड़ अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, फॉर क्लीनिंग ऑफ रिवर गंगा की साफ सफाई के रिगार्डिंग। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट मैं और आपको यहां पे बताना चाहूंगा स्टूडेंट, हमारे पास नमामि गंगे प्लान जो है, नमामि गंगे प्लान 2014 में शुरू हुआ। अल्टीमेटली नमामि गंगे प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है कि गंगा की साफ सफाई, और गंगा की साफ सफाई में एक ऑर्गेनाइजेशन क्रूशियल रोल प्ले करती है, और वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नेशनल गंगा काउंसिल। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना जो गंगा को लेकर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज नेशनल गंगा काउंसिल। ठीक है, इंपॉर्टेंट बॉडी जो गंगा की साफ सफाई को लेकर और बाकी चीजों को लेकर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं एनजीसी। क्या बोलते हैं? एनजीसी। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए हु इज द करंट हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी एनजीसी। एनजीसी के करंट हेड का नाम आप कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करके बताइए। सो आंसर है स्टूडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट याद रखिएगा, नेशनल गंगा काउंसिल जो है उसके हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, सो डू रिमेंबर नेशनल गंगा काउंसिल के हमेशा हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड बैच ऑफ 3 राफेल फाइटर जेट्स लैंडेड। देखिए आपको पता होगा कि भारत ने यहां पर राफेल फाइटर जेट्स जो हैं वो परचेज किए थे, कहां से? हमारे पास डसो एविएशन नाम की कंपनी से। ठीक है, आपको पता होगा डसो एविएशन नाम की कंपनी है जो कि कहां की कंपनी है? फ्रांस की। ठीक है, बेसिकली अ कंपनी ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो यहां पर इस कंपनी से हमने राफेल प्लेन खरीदे, तब सेकंड बैच जो है वो पहुंच चुका है, और सेकंड बैच जो है आपको बताना चाहिए कहां पे इसको रखा जाएगा? हाशीमारा में। ठीक है, हाशीमारा वेस्ट बंगाल एयरफोर्स स्टेशन, हाशीमारा एयरफोर्स स्टेशन
पहला बैच हमारे पास कहां आया था, अंबाला में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रफेल फाइटर प्लेन्स जो हमारे पास हम खरीद रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास उनका हाफ जो है 18 प्लेन जाएंगे अंबाला में, 18 प्लेन जाएंगे हाशिमारा में, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट आप याद रखेंगे। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर फ्रांस गवर्नमेंट ने, फ्रांस से हमने ये प्लेन खरीदे, फ्रांस गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि हैमर मिसाइल भी इंडिया को सेल की जाएगी। सो हैमर मिसाइल आपने याद रखना है, ये इंटीग्रेट होती है रफेल फाइटर प्लेन के साथ। रफेल फाइटर प्लेन के साथ हैमर मिसाइल इंटीग्रेट होती है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि इंडिया ने हमारे पास हैमर मिसाइल कौन सी कंट्री से खरीदी है, तो याद रखना करेक्ट आंसर रहेगा फ्रांस। जनरली बच्चे इधर उधर का क्वेश्चन टिक कराएंगे। तो हैमर मिसाइल हमने फ्रांस से खरीदी है। इंडियन एयरफोर्स की बात करूं तो इंडियन एयरफोर्स हमारे पास बहुत पहले से ही काम कर रही है। 8 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडियन एयरफोर्स डे, ठीक है। 8 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। वाई? बिकॉज 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स एग्जिस्टेंस में आई थी। और करंट एयरफोर्स के चीफ कौन है? आरकेएस भदौरिया। एयरफोर्स के करंट चीफ कौन है? आरकेएस भदौरिया। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा कि इंडियन एयरफोर्स जो है हीरोन ड्रोन जो है वो खरीदने जा रही है। इंडियन एयरफोर्स अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हीरोन नाम से एक ड्रोन को खरीदने जा रही है। ये कौन सी कंट्री से इंडिया परचेज कर रहा है? इंडिया गोइंग टू परचेज हीरोन ड्रोन फ्रॉम विच कंट्री? सो डू रिमेंबर दैट इज फ्रॉम इजराइल, ठीक है। कौन सी कंट्री से? दैट इज फ्रॉम इजराइल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यूनाइटेड स्टेट फॉर्मली एग्जिट फ्रॉम क्लाइमेट पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज से हमारे पास यूएसए जो है वो एग्जिट करने की बात कर चुका है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप का था। लेकिन अब यूएसए में नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं, आप लोगों को पता ही होगा, जो बिडेन, ठीक है। तो जो बिडेन जो है वो फिर से इसमें एंट्री ले लेंगे। तो ये न्यूज कहीं ना कहीं हमारे पास इतनी रेलिवेंट नहीं होती। लेकिन इसमें एक खास पॉइंट है जो आपने याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या कि यूएसए प्रॉमिस्ड। अब इस यूएसए का जो प्रॉमिस है वो आपने याद रख लेना है। ये लास्ट जो हमारे पास पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। यूएसए प्रॉमिस्ड टू रिड्यूस इट्स एमिशन बाय 26 to 28%, ठीक है, बाय द ईयर 2025, ठीक है। 2025 तक वो अपने जो एमिशंस है उनको रिड्यूस करेगा 26 to 28% ऑफ 2005 लेवल। तो ये एक लास्ट पॉइंट जो है वो याद रखेंगे, क्योंकि जो बिडेन ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि भाई मैं तो फिर से क्लाइमेट प्राइस एग्रीमेंट और क्लाइमेट चेंज का हिस्सा बनूंगा। और यूएसए जो है सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है। ये पॉइंट भी थोड़ा सा आप नोट डाउन कर सकते हैं। यूएसए जो है सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सेकंड नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड पिनाका रॉकेट सिस्टम, ठीक है। अब ये न्यूज भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट न्यूज में से एक है। डिफेंस कैपेबिलिटी इंडिया की एनहांस हुई है। डीआरडीओ ने हमारे पास पिनाका रॉकेट सिस्टम बनाकर हैंडओवर किया है। देखिए ये कुछ इस तरह से कुछ दिखाई देता है। ये हमारे पास लगातार इंडियन आर्मी को एक एज प्रोवाइड करने के लिए डीआरडीओ लगातार काम कर रहा है। डीआरडीओ की जब मैं बात करता हूं, 1958 में डीआरडीओ एस्टैब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अलावा आप याद रखेंगे डीआरडीओ के करंट चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? जी सतीश रेड्डी, ठीक है। हाँ जी, क्लियर। अब एक चीज और आपने याद रखनी है स्टूडेंट, डीआरडीओ लगातार डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए नई नई मिसाइल्स के वेरिएंट, रॉकेट लॉन्चर्स और इवन फूड तक भी काम करता है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं डीआरडीओ से रिलेटेड ही। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि डिफेंस फूड रिसर्च लैब जो डीआरडीओ का हिस्सा है, जिसमें हम डिफेंस फोर्सेस के लिए फूड कैसा होना चाहिए उस पर रिसर्च वर्क करते हैं, वो कहां पर स्थित है? डिफेंस फूड रिसर्च लैब, डिफेंस फूड रिसर्च लैब भारत में कहां पर स्थित है? जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, सो दैट इज इन मैसूरू, ठीक है। कहां पर है? मैसूरू, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक एट टेरिसा आइलैंड। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज यहां पर कंडक्ट की गई है अंडमान निकोबार में, ठीक है। अंडमान निकोबार में हमारे पास ट्राई सर्विसेज कॉम्बैट एक्सरसाइज। ट्राई सर्विसेज मतलब हमारी आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है, और नेवी, तीनों ने मिलकर हमारे पास यहां पर टेरिसा आइलैंड
नाम से एक आइलैंड है निकोबार ग्रुप में, वहां पर एक्सरसाइज कंडक्ट की। आपको बता दूं, जब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो बहुत ही क्रूशियल हमारे लिए, तो इसमें हमारे पास कितने आइलैंड्स है, तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। अंडमान निकोबार में हमारे पास 572 आइलैंड्स है, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम इनहैबिटेबल है, मतलब कि जहां पर रहा नहीं जा सकता। सो अंडमान निकोबार इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स। इसकी कैपिटल आप सब लोगों को आई गेस पता ही होगी, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। कैपिटल आपको पता ही होगी, पोर्ट ब्लेयर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर याद रखेंगे, डीके जोशी, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? डीके जोशी इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट मैं और यहां पर स्टूडेंट आपको क्लियर करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे पास आइलैंड्स हैं, ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, इंडिया को एज देते हैं इंडियन ओशन में। अगर ये इंडिया के पास ना होते तो शायद इंडिया की जो नेवी है वो इतना यहां पर बड़े लेवल पर एनहांस अपने सिस्टम को ना कर पाती। और यहां पर एक मार्कोस के बारे में बताना चाहूंगा, ये इंडिया के सबसे एडवांस कमांडोज कंसीडर किए जाते हैं। ये हमारे पास इंडियन नेवी के लिए काम करते हैं, मार्कोस मरीन कमांडो फोर्स। इनकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, किसी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मार्कोस की फुल फॉर्म है मरीन कमांडो फोर्स। इंडिया के सबसे एडवांस और सबसे जो फुर्तीले कमांडो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं मार्कोस। आप जरा स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडिया ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। इंडिया ने क्या कहा कि इंडिया गोइंग टू विड्रॉ इट्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम अ मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन रशिया। इंडिया ने भी रिसेंटली एक डिसीजन लिया है, रशिया को क्या कहा है कि हम आपके द्वारा कंडक्ट की जा रही वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कोविड का बहाना लगाकर इंडिया ने मना किया, लेकिन एक्चुअली वो इस वजह से क्योंकि चाइना उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। आप जरा मुझे मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताइए हमारे पास जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इंडिया विड्रॉ इट्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम विच एक्सरसाइज दैट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन रशिया। करेक्ट आंसर है स्टूडेंट कावकास 2020, ठीक है। करेक्ट आंसर है कावकास 2020। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट केयर एंड क्योर सेंटर फॉर एलिफेंट्स। देखिए एलिफेंट्स को लेकर कुट्टूर एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर कहां है? तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है। सो इन्होंने यहां पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अपग्रेड करते हुए क्या कहा है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट केयर एंड क्योर सेंटर बनाया जाएगा एलिफेंट्स को लेकर। तो आपने याद रखना है एलिफेंट्स को लेकर एक लार्जेस्ट क्योर और केयर एंड क्योर सेंटर कहां बनाया जा रहा है? केरला में, ठीक है। कुट्टूर एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर। एलिफेंट्स को लेकर जब हम बात करते हैं तो केरला में एलिफेंट्स का बहुत ही ज्यादा मान सम्मान होता है। और वर्ल्ड एलिफेंट डे कब होता है? ये भी एक क्वेश्चन हमारे पास आप याद रखेंगे। सो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि वर्ल्ड एलिफेंट डे, तो सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास कि वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है अगस्त 12 को, ठीक है। 12 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे। और पेपर पॉइंट से एक छोटा सा पॉइंट और आप याद रखिएगा कि इंडिया में मैक्सिमम एलिफेंट्स आपको कहां देखने को मिलेंगे। सो इंडिया में जो मैक्सिमम एलिफेंट्स है वो आपको देखने को मिलेंगे कर्नाटका में, ठीक है। मैक्सिमम एलिफेंट्स आपको कहां देखने को मिलेंगे? कर्नाटका में, ठीक है। स्टेट विद मैक्सिमम एलिफेंट पॉपुलेशन दैट इज कर्नाटक। बहुत से बच्चों को लगता है केरल, गलत, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूं आपसे। हमने करंट अफेयर्स की न्यूज में कुछ महीने पहले कवर किया था, इंडिया का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल भारत के किस सिटी में ओपन हुआ है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इंडिया फर्स्ट एलिफेंट हॉस्पिटल स्टार्टेड इन विच इंडियन सिटी? ओके, करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश में इंडिया का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल जो है रिसेंटली ओपन हुआ था। नेक्स्ट, एनपीसीआई गिव अप्रूवल टू व्हाट्सएप पे। देखिए जैसे अभी आप गूगल पे यूज कर रहे थे तो एनपीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है कि व्हाट्सएप भी अपना एक ऐसा ही सिस्टम स्टार्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे। तो अब आप व्हाट्सएप पे भी मनी ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे आप गूगल पे के थ्रू ट्रांसफर करते थे। तो सिंपल सी बात है, आपने याद रखना है कौन सी हमारे पास मैसेजिंग ऐप ने अपना एक पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है जिसमें वो यूपीआई का यूज करेगा। तो यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सो दैट इज व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आपको यहां पर स्टूडेंट एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, व्हाट्सएप की जब मैं बात करता हूं, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे जॉन कॉम, ठीक है। फाउंडर की अगर मैं बात करूं, लेकिन बाद में इसको हमारे पास फेसबुक ने परचेज कर लिया, ठीक है। फेसबुक के परचेज करने के बाद आपको याद रखना है कि अब ये फेसबुक का एक
सब्सिडरी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, ठीक है। और इसने स्टार्ट किया है हमारे पास, और ये इफेक्टिव कब से होगा, 1 जनवरी 2021 से। तो आपको नए साल से हमारे पास देखने को मिलेगा कि अभी तो आप व्हाट्सएप पे क्या बोलते हो कि मैसेज कर दो, लेकिन आने वाले टाइम में आप क्या बोलोगे, व्हाट्सएप पे पैसे भेज दो। तो ये भी एक चीज आपको देखने को मिलेगी बहुत जल्द, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूजीलैंड फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर। देखिए न्यूजीलैंड में आपको पता होना चाहिए री इलेक्शन हुए थे, और इलेक्शन में फिर से जेसिंडा आर्डर्न जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं, ठीक है। सो पहली बात तो न्यूजीलैंड की करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, जेसिंडा आर्डर्न, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आप ये सीधा सीधा याद रखेंगे। कैपिटल की बात करें तो वेलिंगटन, ठीक है। कैपिटल आपको पता होना चाहिए, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, ओके। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। प्रियंका राधाकृष्णन जो कि हमारे पास चेन्नई तमिलनाडु में जिनका बर्थ हुआ था, न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी से बिलोंग करती हैं, और इनको यहां पर न्यूजीलैंड में मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है। तो ये पहली बार हुआ है कि हमारे पास इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन न्यूजीलैंड में मिनिस्टर बना हो, ठीक है। आपसे मैं स्टूडेंट एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु इज द करंट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का नाम आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, हु इज द करंट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। रीजन मैं बताता हूं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं ये मैं। ओके, नाम याद रखिए स्टूडेंट, ग्रांट रॉबर्टसन, ठीक है। ग्रांट रॉबर्टसन नाम याद रखेंगे, ही इज द करंट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। और नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया दैट ही इज अ गे, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि यहां पर न्यूजीलैंड में यहां पर इनको इतनी बड़ी पोजीशन मिली है। नेक्स्ट हमारे पास एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनमेंट एरियाज। देखो एनसीआर आपको पता है कि जो एनसीआर है हमारे पास वो कहीं ना कहीं न्यूज में रहता है पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है, दिल्ली और उसके आसपास का एरिया। तो यहां पर पॉल्यूशन को लेकर, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर हमारे पास क्या है कि अपॉइंटमेंट हुई है किसकी, एमएम कुट्टी की, ठीक है। एमएम कुट्टी एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड द नियर बाय एडजॉइनिंग एरियाज। तो ये चीज आप याद रखेंगे, इनका जो टाइम पीरियड है वो रहेगा या तो 3 साल का, ठीक है, या 70 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। देखो अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की तो 1985 में ना एनसीआर का कंसेप्ट आया था, ठीक है। 1985 में हमारे पास कंसेप्ट आया था एनसीआर का। और एनसीआर में आपको बता दूं दिल्ली के साथ 3 राज्य, उनके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं हरियाणा के, ठीक है, फिर हमारे पास राजस्थान और यूपी। ये 3 हमारे पास ऐसे स्टेट्स हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट्स को एनसीआर में हम कवर करते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, एयर क्वालिटी या पोल्यूशन को मैनेज करने के लिए जो सबसे मेजर बॉडी है भारत में वो है एनजीटी, जिसने अभी पटाखों को लेकर दिल्ली में और बाकी जगहों पर पटाखों को लेकर रोक लगाई है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये हमारे पास एनजीटी एक्ट 2010 के तहत एस्टैब्लिश हुई थी, याद रखेंगे। आप स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एनजीटी, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एनजीटी। आदर्श कुमार गोयल स्टूडेंट्स, करंट हमारे पास करंट चेयरमैन एनजीटी कौन है, आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास, प्रेसिडेंट ऑफ कोसोवो स्टेप डाउन। तो हमारे पास क्या हुआ है कि हाशिम थाकी जो प्रेसिडेंट थे कोसोवो के, उनके ऊपर वॉर क्राइम्स थे, वॉर क्राइम में उन्होंने लाइक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाकर क्राइम किए, तो उसको लेकर यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट न्यूज इसी वजह से बनती है। तो आपने याद रखना है कि इसी के चलते इन्होंने क्या किया है, रिजाइन दे दिया है, ठीक है। इसी के चलते इन्होंने क्या किया है, रिजाइन दे दिया है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपने याद रखना है। चलिए थोड़ा सा और अगर हम बात करें, कोसोवो की कैपिटल भी याद रखिएगा जो है प्रिस्टीना, ठीक है। कोसोवो की कैपिटल भी याद रखिएगा प्रिस्टीना, और ये कोसोवो है कहां, दैट इज इन यूरोप। तो बेसिकली बस इतना याद रखिएगा कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने वॉर क्राइम के चलते रिजाइन दिया, तो वो है हमारे पास कोसोवो, ठीक है। लास्ट न्यूज फॉर द डे स्टूडेंट, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। देखिए पहली बार क्या हुआ है कि हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है, किसी पर्सन को हमारे पास हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। तो न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है ज्ञानेंद्रो, ठीक है। ओके, ज्ञानेंद्रो को हमारे पास नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, नॉर्थ ईस्ट रीजन से पहले प्रेसिडेंट है, और ये 2 साल के लिए हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। देखिए हॉकी का एक टाइम में भारत में स्वर्णिम युग चलता था, ठीक है, लेकिन अभी हॉकी का जो सिस्टम है भारत में बहुत डाउनग्रेड हो गया है। इसी से रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, भारत ने, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हॉकी में वर्ल्ड कप कौन से ईयर में जीता था। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे,
इंडिया वन हॉकी वर्ल्ड कप इन विच ईयर? सो दैट इज 1975। करेक्ट आंसर है 1975 में इंडिया ने हॉकी में वर्ल्ड कप जीता था। तो ये थे स्टूडेंट लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज। आशा करता हूं आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।